गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएस में पॉलिटिकल साइंस का तीसरा लेसन पढ़ेंगे, चुनावी राजनीति। इस लेसन का हम पहला भाग पढ़ेंगे और पहला भाग में देखिए, चुनावी राजनीति के अंतर्गत आपको ये बताया गया था कि चाहे किसी भी प्रकार का शासन हो, कई बार स्थिति ये होती है कि लोकतंत्र नहीं होने के बावजूद भी कई जगह चुनाव होते हैं और वहां पर पूर्णतः लोकतंत्र नहीं है, फिर भी कुछ एक जगह पर चुनाव भी होते हैं। और कई जगह स्थिति ये है कि लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है, वो सबसे पहली विशेषता ये है कि यहाँ पर चुनाव जो है सरकार का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है। जनता खुद अपनी सरकार को चुनती है और वो चुनने का जो तरीका है वो है चुनाव। इसलिए यहाँ पर हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति के अंतर्गत किस प्रकार के चुनाव होने चाहिए, किस प्रकार के चुनाव होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम पहला जो पॉइंट है आपके तीसरे लेसन का, वो तीसरे लेसन का पॉइंट है चुनाव क्यों। तो देखिए, सबसे पहली आवश्यकता ये है कि चुनाव जो होता है वो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश की एक पहचान है, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान है कि चुनाव होना जो है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र की पहचान ये है कि जनता खुद अपनी सरकार को चुनती है। तो ये जो चुनने का तरीका है वही चुनाव है। अब ये देखो, हम यहाँ पर पहले पॉइंट में आते हैं कि चुनाव क्यों। अब चुनाव क्यों में हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 1987 का। 1987 का एग्जाम्पल है हरियाणा का। हरियाणा राज्य का चुनाव है, हरियाणा राज्य का एग्जाम्पल है जहां पर राज्य विधानसभा के चुनाव होने थे। राज्य विधानसभा, इसके चुनाव होने थे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शासन था जो 1982 से 87 पर खत्म होने जा रहा था, क्योंकि 1982 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की। 87 में उसका कार्यकाल पूरा होने वाला था। तो 87 में जब कार्यकाल पूरा होने वाला था, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर राज्य विधानसभा के चुनाव होने थे। लोगों की भीड़ जो है वो अपने नेता का इंतजार कर रही थी कि कब हमारे नेता आए और कब हमसे वो रूबरू हों। इसी इंतजार हो रहा था हरियाणा में एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी से उन दिनों 1982 से 1987 के मध्य जनता में कुछ असंतोष था और इसी असंतोष का लाभ उठाकर देवीलाल जो है यहाँ के एक नेता थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन किया। और इनका जो ये आंदोलन था ये कहलाया न्याय युद्ध आंदोलन। इस आंदोलन के जो नेता थे वो नेता थे चौधरी देवीलाल। फिर से आपको एक बार बता दें, हम 1982 से 87 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। राज्य विधानसभा हरियाणा की बात कर रहे हैं हम लोग। 82 से 87 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, जहां पर जनता को कुछ समस्याएं थी। इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा एक व्यक्ति ने उठाया, जो व्यक्ति उनका नाम था चौधरी देवीलाल। उन्होंने एक आंदोलन किया जनता के साथ में, और इनका जो ये आंदोलन था ये कहलाया न्याय युद्ध आंदोलन। आपके लिए सवाल ये बनता है कि न्याय युद्ध आंदोलन किस राज्य में हुआ? वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य में न्याय युद्ध आंदोलन के नेता कौन थे? चौधरी देवीलाल। कब की बात है ये? 1987 की। उस समय चुनाव होने वाले थे। तो चौधरी देवीलाल ने अपनी जो जनता की जो मांगे थी, एक विपक्ष के रूप में जनता की मांगों को सरकार के समक्ष रखा
और इतना अच्छे तरीके से रखा कि जनता में वो बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गए। और लोकप्रिय होने के बाद में चौधरी देवीलाल ने क्या किया, 1987 में एक पार्टी बनाई। 1987 ईस्वी में एक पार्टी उन्होंने बनाई और इस पार्टी का नाम था लोक दल पार्टी। उस समय सबसे बड़ी जो पार्टी होती थी वो थी कांग्रेस पार्टी। फिर क्या हुआ कि हरियाणा में जो छोटे मोटे लोकदल पार्टी के अलावा और छोटे मोटे जो दल थे, राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दलों में एक गठबंधन हुआ, यानी कि वो सब साथ मिल गए और उन्होंने ये सोचा कि भाई हम इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी को हम लोग एक टक्कर देंगे, कड़ी टक्कर, क्योंकि वो जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। और इसी उद्देश्य के साथ में लोकदल पार्टी बनी और 1987 में चुनाव हुए। चुनाव जो है, कुल सदस्य संख्या जो थी विधानसभा कुल सदस्य संख्या जो थी वो थी 90 में से लोकदल पार्टी और अन्य पार्टी जो इनके साथ में मिली हुई थी, जिनका गठबंधन था, उस पार्टी को 76 स्थान प्राप्त हुए। 76 स्थानों पर जीत प्राप्त हुई। और अकेले केवल लोकदल की बात करें तो 90 में से लोकदल पार्टी को 60 सीटें मिली और उस समय कांग्रेस को केवल कितनी सीटें मिली? 5। इसका मतलब ये था कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया था। कारण ये था कि चौधरी देवीलाल ने अपनी जनसभाओं के माध्यम से हरियाणा की सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव रखे कि यदि मैं सत्ता में आता हूं, हमारी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो छोटे व्यापारी और किसानों का कर्जा हम लोग माफ कर देंगे। और इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में छोटे व्यापारी जिन्होंने बैंकों से कर्जा ले रखा था, छोटे जो किसान थे उन्होंने बैंकों से कर्जा ले रखा था, उन्होंने सबने वोट दिए लोकदल पार्टी को, इनका समर्थन किया और इनके सहयोगी दलों का समर्थन किया, जिसकी वजह से इनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। देखो, सरकार बनाने के लिए कुल सदस्य संख्या में का आधे से एक अधिक, जैसे 90 का आधा प्लस एक अधिक, यानी कि 45 में से भाग दे दो 2 का और 1 जोड़ दो आप। जैसे हम कहें 45 में से आधा 2 का भाग दिया, वो होता 22.5। 22.5 में हमने 1 जोड़ दिया तो इसको हम 23 मान लें और इसको 1 मान लें, तो 24 सदस्य यदि किसी पार्टी को हरियाणा में प्राप्त हो जाते तो उसकी सरकार बन सकती थी। एक मिनट देखो, हमने बताया था बहुमत के लिए आधे से एक अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। कुल सदस्य संख्या है 90, आधा कर लिया, भाग दे दिया 2 का, प्लस 1 जोड़ दिया। अब 90 में से आधे हुए तो हो गए 45, उसमें से 1 जोड़ दिया तो ये हो गए टोटल 46। इसका मतलब उस समय हरियाणा में 90 में से जिस पार्टी को 46 सदस्य जीत जाते हैं, 46 स्थानों पर उनको जीत प्राप्त हो जाती है, तो उस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो यहाँ तो पार्टी को, लोकदल पार्टी को अकेली 60 सीटें प्राप्त हुई थी, 60 स्थानों पर जीत प्राप्त हुई थी और उसके सहयोगी दलों के साथ में तो उसने 76 स्थानों पर कब्जा किया था, 76 स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। अर्थात इसका मतलब ये था कि इस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने के बाद इन्होंने सारी पार्टी के जो सदस्य लोग थे, सारी पार्टियों ने मिलकर अपना नेता चुना चौधरी देवीलाल को। और चौधरी देवीलाल जो है उन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने सरकार बनाई हरियाणा में सरकार बनी चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल ने पहले ही वर्ष जैसे उन्होंने शासन संभाला 1987 में, उन्होंने पहले ही वर्ष क्या किया, किसानों के कर्जे माफ कर दिए, छोटे व्यापारियों के कर्जे माफ कर दिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय बढ़ने के साथ में उन्होंने जनता पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और टैक्स लगाने के साथ साथ में धीरे धीरे क्या हुआ कि लोकदल पार्टी और इनकी जो और सहयोगी पार्टियां थी, इनके बीच में आपसी मनमुटाव हो गया और आपसी मनमुटाव होने के कारण
इनकी जो सरकार है वो केवल 4 वर्ष ही चल पाई और 1991 में फिर से चुनाव हुए और 1991 में फिर से चुनाव होकर जब दोबारा चुनाव हुए तो दोबारा से फिर कांग्रेस को दोबारा से सत्ता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार जो है कहने का तात्पर्य है कि हमारा पॉइंट था चुनाव क्यों। तो चुनाव जो होते हैं एक प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में एक नियमित समय के अंतराल पर होते हैं और दूसरी चीज ये है कि इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यदि एक ही पार्टी अगर बदस्तूर आगे तक शासन करती रहेगी तो जनता की अनदेखी होगी। जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जनता के जो हित है वो सरकार के समक्ष कैसे पहुंच पाएंगे कोई, क्योंकि प्रत्येक दूसरी जो पार्टी होती है वो जनता के हितों को मुद्दा बनाती है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम आपके लिए ये करेंगे। तो इसका जो सीधा फायदा मिलता है वो मिलता है जनता को, इसीलिए चुनाव आवश्यक होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है चुनाव जरूरी क्यों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुनाव जरूरी क्यों होते हैं। तो देखो चुनाव जरूरी क्यों, इसके कुछ बिंदु हैं और वो बिंदु जो है वो पहला है कि जनता जो होती है वो अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करती है। जो अपने हित के लिए जनता क्या करती है, उस पार्टी को चुनती है जो अपने लिए जनता के हितों के लिए कानून बनाए, उसका चुनाव करती है जनता। अगला है कि बड़े फैसले लेने वाली सरकार का चुनाव करती है। बड़े फैसले लेने वाली सरकार का चुनाव करती है, जैसे बड़ा फैसला लिया देवीलाल ने कि हम व्यापारियों, छोटे व्यापारियों और किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, ये बड़ा फैसला लिया और उन्होंने सत्ता में आते इस प्रकार का कार्य भी किया। तो जनता जो है वो उस व्यक्ति को चुनती है जो बड़ा फैसला लेने में माहिर हो, बड़ा फैसला लेने की हिम्मत करता हो। तो इस वजह से चुनाव जरूरी है। और फिर तीसरा है कि सरकार द्वारा बनने वाले कानून, सरकार द्वारा बनने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करती है। भाई सरकार जो कानून बना रही है जनता के हितों के लिए, उन कानूनों को लागू करती है अपने दिशा निर्देशों के माध्यम से। जैसे सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा कार्यक्रम लागू किया और इस समय अब जो है वो एक विपदा की स्थिति चल रही है कोरोना महामारी की। इस दौरान जो प्रवासी भारतीय हैं जो अपने गांव में पहुंच चुके हैं, अब शहरों में तो वो यूं नहीं जा रहे क्योंकि इस समय एक बड़ी महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन उस महामारी के चलते उनके पास में रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके लिए देखिए आज ही अभी एक रूल निकाला था कि मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रवासी भारतीय अपने गांव में मौजूद हैं उन्हें वहीं पर गांव में उनको रोजगार दिया जाए। और आज की रिपोर्ट के अनुसार तो देखिए रेलवे ने, राजस्थान में रेलवे ने भी जो अपने प्रोजेक्ट कार्य हैं उन प्रोजेक्ट कार्यों में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को अपने यहाँ काम देने का ऐलान किया है। ये घोषणा की है कि वो जो रेलवे के प्रोजेक्ट कार्य चल रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में, तो उन्हीं आसपास के क्षेत्रों के गांव के जो प्रवासी मजदूर हैं उन प्रवासी मजदूरों को वो काम देगी। तो यहाँ पर देखो
एक दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करने वाली पार्टी का चुनाव करती है सरकार। तो ये तीन चीजें हो गई, ये मोस्ट पॉपुलर ये तीन चीजें हैं जिनकी वजह से चुनाव आवश्यक होते हैं। सरकार जो जनता के हितों के लिए कार्य करती है, जो जनता जो है उसी सरकार को चुनती है। इसके बाद में है कि एक अगला पॉइंट आता है हमारा कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। लोकतांत्रिक आधार देखिए, चुनाव तो उन जगह भी होता है, कई स्थान ऐसे हमने पढ़े, जैसे हमने दक्षिण अफ्रीका में पढ़ा कि दक्षिण अफ्रीका में होते हैं चुनाव, तो परंतु दक्षिण अफ्रीका में सभी लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसी वजह से वो लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता उस समय जब सभी लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो फिर हमारे सामने एक सवाल ये आता है कि चुनाव के लोकतांत्रिक आधार क्या होने चाहिए। ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनकी वजह से हमें ये लगे कि हाँ एक आदर्श लोकतंत्र है इस देश में। तो उसके लिए क्या क्या बिंदु होने चाहिए। पहली चीज है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त होना। अगर ये चीज है किसी देश में तो उस देश में लोकतांत्रिक आधार मौजूद है। दूसरी है समान मत मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य समान हो। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी नस्ल का हो, देश में प्रत्येक व्यक्ति का जो वोट का मूल्य है, मत का मूल्य है, वो सभी का समान होना चाहिए। यह है दूसरा आधार। तीसरी चीज है विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, विभिन्न राजनीतिक दल। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था चीन का, कि चीन में जब कभी भी कोई सरकार बनती है तो एक ही दल की बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, क्योंकि वहां पर एक ही दल सक्रिय है। और एक ही दल सक्रिय होने से क्या है, जनता के पास में विकल्प मौजूद नहीं होते, जनता को थक हार करके उस पार्टी को वोट देना ही पड़ता है। इसलिए लोकतांत्रिक आधार का तीसरा जो बिंदु है वो है विभिन्न राजनीतिक दल। किसी भी देश में एक दलीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जनता को अनेक विकल्प मिले। जनता जिसे चाहे, जिस दल को भी चाहे, जनता वोट दे सकती है। तो यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। इसके बाद में है नियमित समय पर निर्वाचन। सरकार लोकतांत्रिक देश वही कहा जाएगा जिसमें नियमित समय पर चुनाव कराए जाते हों। जैसे हमारे यहाँ 5 वर्ष के पश्चात हर 5 वर्ष में चुनाव कराए जाते हैं। जरूरी नहीं कोई भी नेता कितना भी लोकप्रिय हो चुका हो, लेकिन नियमित समय, हमारा जो संविधान में फिक्स है कि 5 साल के बाद में हमको चुनाव करवाने तो करवाने ही है। तो नियमित समय पर निर्वाचन हो। और इसके बाद में है कि जनता अपनी सरकार मर्जी से चुने, उसके ऊपर किसी भी
प्रकार का कोई दबाव न हो। इसके बाद में छठा है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। ये यदि 6 चीजें किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी देश में पाई जाती हैं तो उस देश को आदर्श लोकतांत्रिक देश कहा जा सकता है। तो यही चुनाव के लोकतांत्रिक आधार हैं, ये 6 बातें। पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य बराबर होना चाहिए। तीसरा है कि किसी भी देश में एक दलीय व्यवस्था न होकर बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जनता को विभिन्न विकल्प मिल सकें। चौथा है नियमित समय पर चुनाव कराते रहना चाहिए। और पांचवा है जनता अपनी मर्जी से, जनता के ऊपर किसी प्रकार की इच्छा नहीं थोपी जाए, जनता को बाध्य नहीं किया जाए, जनता अपनी मर्जी से चुनाव करे, अपनी मर्जी की सरकार का चुनाव करे। और छठा है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने चाहिए, कोई धोखाधड़ी बेईमानी से इस प्रकार से चुनाव नहीं कराए जाए। तो ये 6 आधार है, लोकतांत्रिक आधार है ये 6, जिससे ये तय हो सकता है अगर ये 6 किसी भी देश में पाई जाती है, ये 6 विशेषता, तो उस देश को हम एक आदर्श लोकतंत्र कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है हमारा, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है? तो हम इससे कहेंगे कि हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कि एक दूसरे से कंपटीशन करना, और कंपटीशन तभी हो सकता है जब किसी देश में बहुदलीय व्यवस्था होती है। बहुदलीय का मतलब एक से अधिक दल, क्योंकि जैसा हमने आपको अभी पढ़ाया था, चौधरी देवीलाल का जो हरियाणा का एग्जाम्पल दिया था 1987 में, कि 1987 के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत चौधरी देवीलाल ने जनता के समक्ष अपनी राय रखी थी, अपने सुझाव दिए थे, और सुझाव के रूप में उन्होंने ये बताया कि भाई सरकार इस समय गरीब किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। यदि हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोग छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। तो जनता को ये विकल्प मिला, और जनता को विकल्प कब मिला? जब बहुदलीय व्यवस्था हुई और जब उनके सामने प्रतिद्वंद्विता रही। प्रतिद्वंद्विता थी यहाँ लोकदल पार्टी की, विभिन्न पार्टियों की, किससे? कांग्रेस से, क्योंकि उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था, लगातार शासन करते हुए कोई पार्टी आ रही थी। अगर कांग्रेस के सामने कोई प्रतिद्वंदी पार्टी नहीं होती तो जनता को ये विभिन्न विकल्प नहीं मिल पाते और न ही जनता को फायदा हो पाता। कांग्रेस चाहती तो अगर एक ही दल होता, कांग्रेस ही पार्टी की सरकार होती, तो कांग्रेस पार्टी जरूर थोड़ी ऐसा करती। लेकिन यहाँ पर लोगों को कई सारे विकल्प मिले, और विकल्प मिले कब? जब उनके बीच में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता होती। और प्रतिद्वंद्विता कब होगी? जब उस देश में विभिन्न राजनीतिक दल होते। तो आज के लिए इतना ही, और हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।